नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। पुस्तक वाचन की इस श्रृंखला में आपके लिए एक बार फिर से लेकर पेश हूँ माननीय अवस्थी जी के जीवन के बहुत सारे सुने अनसुने पहलू का वाचन एक नवीन और प्रेरक अध्याय में। प्रिय मित्रों, अवस्थी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी प्रेरणादायक कहानी हमें आत्मविश्वास और साहस की मिसाल देती है। उनका दृढ़ संकल्प, उत्साह और कठिनाइयों का सामना करने की क्षमता हमें अचंभित करती है। इस व्यक्ति ने मदद और समर्थन की अभाव में भी सफलता हासिल की है। वो अपनी स्वावलंबन क्षमता, अद्भुत अविचलितता और अग्रणी मेहनत के बल पर खड़ा हुआ है। उसने अपने आप को साबित किया है कि किसी भी सीमा के पार जाने का सपना सच हो सकता है। यह व्यक्ति हमें सिखाता है कि जब हम खुद को सत्यापित करते हैं, तब हमें कोई भी असंभव नहीं लगता। उसकी कठिनाइयों ने उसे मजबूत बनाया है और उसके अनुभव ने उसे अद्वितीय बनाया है। वो हमें ये दिखाता है कि सफलता के लिए आवश्यक है कि हम खुद को अपनी सोच और कर्मों के माध्यम से प्रशंसा करें। इस व्यक्ति ने हमें ये सिखाया है कि जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों में हमें अपनी अद्भुत प्राकृतिक सामर्थ्य को पहचानने की आवश्यकता होती है। जब हम अपनी अद्भुत प्राकृतिक सामर्थ्य को पहचानते हैं, तब हम उस अपूर्व शक्ति का उपयोग करके बेहतर बन सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, हमारे जीवन में ऐसे व्यक्तियों का होना महत्वपूर्ण है जो हमें प्रेरित करते हैं, हमारी आंधी भरी राहों में दिशा देते हैं और हमें सच्ची सफलता की ओर ले जाते हैं। आइए हम सभी उनकी प्रेरणा और उपलब्धियों से और अधिक प्रभावित हों और उनके संघर्षों से सीखें। आइए सुनते हैं अध्याय 6, सशक्त सहकारिता का नया अध्याय। ओसवाल फॉस्फेट एंड केमिकल्स। अभय ओसवाल भारत के प्रमुख उद्योगपतियों में से एक रहे हैं। उन्होंने 2001 में उड़ीसा के पारादीप में फॉस्फोरिक उर्वरकों की दुनिया का सबसे बड़ा कारखाना स्थापित किया था। यह उस विश्व का सबसे बड़ा फॉस्फोरिक एसिड प्लांट भी था, लेकिन ये यूनिट काम शुरू होने के पहले दिन से ही समस्याओं से घिरी हुई थी। इसे व्यवस्थित करने और इसे पटरी पर लाने के कई प्रयास विफल हो गए थे। उद्योग बाजार में तरह तरह की अफवाहें थीं, जिनमें से मुख्य तो ये थी कि कंपनी अब अपने ऋण भी समय से नहीं चुका पा रही है। रंजन शर्मा, जो उस समय ओसवाल फॉस्फेट एंड केमिकल्स में वित्तीय निदेशक थे, तत्कालीन परिस्थितियों के बारे में बताते हैं। हमने अनुबंध के आधार पर उत्पादन शुरू करने के लिए बाहरी कंपनियों को आमंत्रित करने का निश्चय किया। इस मकसद से हमने इफ्को और टाटा केमिकल से चर्चा की, लेकिन कोई समझौता नहीं हो सका। कंपनी की हालत निरंतर बिगड़ती चली गई। फिर बैंकों ने कंपनी के कर्ज का पुनर्निर्धारण किया। इस बीच इफ्को ने महसूस किया कि उसे पूर्वी भारत में फॉस्फोरिक उर्वरक सुविधा जरूरत है। इस क्षेत्र में कांडला से उर्वरकों का परिवहन महंगा पड़ रहा था। बैंकों की भूमिका। परियोजना से जुड़े एक बहुराष्ट्रीय बैंक के वरिष्ठ अधिकारी ने इफ्को के संयुक्त प्रबंध निदेशक राकेश कपूर से पूछा कि क्या वो ओसवाल ग्रुप के उड़ीसा संयंत्र के अधिग्रहण में रुचि रखते हैं। कपूर का जवाब था, हम इसके बारे में सोच सकते हैं। कुछ दिनों बाद रंजन शर्मा इस विषय पर बात करने इफ्को मुख्यालय आए। अवस्थी के कक्ष में बातचीत के दौरान उन्होंने यह आभास देने की कोशिश की कि संयंत्र ठीक ठाक है। शर्मा ने कहा, ये बैंकर आपके पास आते रहेंगे और मैचमेकर की भूमिका निभाने की कोशिश करेंगे, लेकिन यह मत समझिए कि हम संयंत्र को बेचना चाहते हैं। हम इसे अच्छे से चला रहे हैं। रंजन शर्मा का यह वक्तव्य ओसवाल की महत्वाकांक्षाओं और उनकी घोषणाओं से असंगत नहीं था कि ओसवाल फॉस्फेट भारतीय उर्वरक उद्योग में नंबर 1 के रूप में इफ्को की जगह लेगा। अवस्थी की प्रतिक्रिया थी, ठीक है, यदि आप बेचना नहीं चाहते हैं तो न बेचें। लेकिन वास्तविकता अलग थी जो ओसवाल को परेशान कर रही थी। ओसवाल फॉस्फेट पर ऋणदाताओं की बकाया मूल राशि 1800 करोड़ रुपये थी और बकाया ब्याज 300 करोड़ रुपये से 400 करोड़ रुपये के बीच था। शर्मा, जो अब इफ्को किसान ग्रामीण वित्त लिमिटेड के प्रबंध निदेशक हैं, बताते हैं, बैंकों ने हम पर अत्यधिक दबाव डालना शुरू कर दिया था। उन्होंने हमसे साप्ताहिक रिपोर्ट मांगनी शुरू कर दी थी। अभय ओसवाल के लिए यह असहनीय था। उन्होंने महसूस किया कि कंपनी लंबे समय तक नहीं चल सकेगी। वो बाजार में अपनी प्रतिष्ठा खो देंगे और उनका शाहजहांपुर का संयंत्र भी खतरे में पड़ जाएगा। जब बैंकों ने उनसे उड़ीसा के संयंत्र को बेचने के लिए कहा तो वह मान गए। ऋणदाता इस प्रस्ताव को क्रिप्को के पास ले गए, जिसने पारादीप इकाई के अधिग्रहण में रुचि दिखाई थी। इस संबंध में उसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ठीक इसी समय अवस्थी ने ओसवाल फॉस्फेट को इफ्को का हिस्सा बनाने के लिए गंभीर दिलचस्पी दिखाई। अवस्थी की त्वरित कार्रवाई। अवस्थी ने रंजन शर्मा को फोन किया और पूछा, क्या आपका संयंत्र बिक रहा है? हाँ, शर्मा ने उत्तर दिया। क्रिप्को इसका क्या करेगा? आप मुझे अपनी बताएं। मुझे लगा था कि आपको कोई दिलचस्पी नहीं है। अरे, मुझे दिलचस्पी क्यों नहीं होगी?
शर्मा ने कहा, अगर आप वाकई गंभीर हैं तो मैं बात आगे बढ़ा सकता हूँ। हाँ, मैं गंभीर हूँ, अवस्थी ने जवाब दिया और कहा, मैं राकेश और मनीष को आपके पास भेज रहा हूँ। अवस्थी के बीच हुई इस बातचीत के 2 घंटे के भीतर कपूर और गुप्ता शर्मा से मिले। कपूर और गुप्ता से मिलने से पहले शर्मा ने अपने तत्कालीन बॉस अभय ओसवाल को अवस्थी से हुई बातचीत की जानकारी देते हुए कहा, इफ्को इस संयंत्र में दिलचस्पी दिखा रहा है। मुझे लगता है कि यह संयंत्र के लिए सही होगा और इफ्को शायद क्रिप्को की तुलना में अधिक भुगतान भी करें। लेकिन अगर आप इसके बारे में दूसरों से बात करेंगे तो मामला बिगड़ जाएगा। दोपहर के भोजन पर शर्मा की मुलाकात कपूर और गुप्ता से हुई। उन्होंने अवस्थी के प्रतिनिधियों को बताया कि संयंत्र में इस्तेमाल की जा रही तकनीक में मूल रूप से कुछ भी गलत नहीं था। दरअसल संयंत्र का प्रबंधन अच्छी तरह नहीं किया जा रहा था। शर्मा बताते हैं, मैंने उन्हें ये भी बताया कि संयंत्र में थोड़ी बहुत कमियां हैं जिन्हें कुछ पूंजी लगाकर दुरुस्त किया जा सकता है। इस मुलाकात के बाद दोपहर 2:30 बजे तक शर्मा अपने कार्यालय लौट आए। उसी दिन शाम 5 बजे कपूर का फोन आया। कपूर ने उन्हें आगे के लिए अवस्थी के आवास पर आमंत्रित किया। शर्मा शाम के करीब 6 बजे अवस्थी के घर पहुंचे। मेजबान ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और कहा, आपको ये सौदा करवाना ही है। उन्होंने कहा, यदि आप इसे मेरे माध्यम से करवाना है तो आपको मुझे मूल्य निर्धारण के मामले में थोड़ी स्वतंत्रता देनी होगी। अवस्थी ने पूछा, अनुमानतः यह मूल्य कितना होगा? शर्मा ने बताया, क्रिप्को के साथ सौदा ये है कि वो संयंत्र पर ऋण की मूल राशि का भुगतान करेगी। ब्याज घटक या तो बैंकों द्वारा बट्टे खाते में डाल दिया जाएगा या इसे एक नए ऋण में परिवर्तित कर दिया जाएगा जिसकी अदायगी अभय ओसवाल के शाहजहांपुर संयंत्र से होगी। अब क्रिप्को जितना देने को तैयार है, अगर आप उससे ज्यादा देते हैं तो जाहिर है ओसवाल साहब प्रसन्न ही होंगे। ठीक है, हम इसके बारे में सोचेंगे, लेकिन आप इस सौदे को तेजी से अंजाम तक पहुंचाएं। इफ्को के प्रबंध निदेशक ने उन्हें आश्वस्त किया। बैठक के बाद शर्मा ने ओसवाल को फोन किया और उनसे पूछा, क्या हम अभी मिल सकते हैं? दोनों होटल हयात में मिले। शर्मा ने ओसवाल को अवस्थी के साथ बातचीत के बारे में बताया और कहा, हमें इस प्रस्ताव को गंभीरता से लेना चाहिए और इस पर जल्दी से निर्णय लेना चाहिए। शर्मा ने ओसवाल से वादा लिया कि वो इफ्को की पेशकश को क्रिप्को या किसी अन्य खरीदार के साथ सौदेबाजी के रूप में इस्तेमाल नहीं करेंगे। शर्मा ने ओसवाल से ये भी आग्रह किया कि वे उसी शाम अवस्थी से मिल लें। एक दिन में समझौता। शर्मा को अब भी याद है कि अवस्थी सफेद कुर्ता पाजामा पहनकर बैठक में आए थे। अभय ओसवाल अवस्थी के बीच ज्यादा लंबी बातचीत नहीं हुई। उन्होंने ओसवाल से केवल इतना कहा, यह मेरा प्रस्ताव है और यही अंतिम है। आप एक उद्योगपति हैं, व्यवसाय में आपका कद मुझसे बहुत बड़ा है, लेकिन एक संस्था के प्रतिनिधि के रूप में मैं आपके बराबर हूं और इसलिए समान शर्तों पर यह पेशकश कर रहा हूं कि फैसला आज ही हो जाना चाहिए। अवस्थी जिस शीघ्रता से सौदा पक्का करना चाह रहे थे, उससे ओसवाल हैरान थे। उन्होंने पूछा, क्या आप संयंत्र की उचित जांच पड़ताल नहीं करना चाहेंगे? आपने तो संयंत्र देखा भी नहीं है, जबकि अन्य खरीदार पिछले 1 महीने से उसकी जांच परख कर रहे हैं। अवस्थी ने जवाब दिया, हमें उसकी जांच पड़ताल करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि अन्य लोग पहले ही यह काम कर चुके हैं। हम इसे इसलिए खरीदना चाहते हैं कि देश के पूर्वी हिस्से में हमारा कोई प्लांट नहीं है। 2085 करोड़ रुपये में सौदा तय हो गया। ये धनराशि ओसवाल फॉस्फेट संयंत्र के सभी ऋणों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त थी। ऋणों के भुगतान के बाद भी ओसवाल ग्रुप के लिए कुछ धनराशि बचती थी। अब बड़ा मसला ये था कि इस लेन देन के लिए इतनी नकदी कहां से लाई जाए। भुगतान का सवाल। लेन देन की प्रक्रिया का शीघ्रातिशीघ्र पूरा हो जाना समझौते के लिए आवश्यक था, लेकिन बैंकों से इतना अधिक पैसा उधार लेने में समय लगता। आईसीआईसीआई बैंक के एक सज्जन अक्सर इफ्को आते रहते थे। बिना कोई भूमिका बांधे अवस्थी ने उनसे सीधे पूछा, क्या आप बिना कोई सवाल पूछे आज मुझे 2000 करोड़ रुपए देने को तैयार हैं? आम धारणाओं से उलट आईसीआईसीआई बैंक का जवाब सकारात्मक था। आरपी सिंह बताते हैं, आईसीआईसीआई बैंक बिना शर्त इतनी बड़ी धनराशि देने को तैयार हो गया। बाद में शर्तों पर सहमति बनी। हमें वो ऋण ऐसे समय में मिला जब ब्याज की दरें बाजार में सबसे कम थीं। उसके कुछ दिन के बाद ही ब्याज की दरें फिर से बढ़ने लगी थी। अधिग्रहण के लिए प्राथमिक अनुबंध पर 5 सितंबर 2005 को हस्ताक्षर किए गए थे और यह निर्णय लिया गया था कि अंतिम अनुबंध पर 17 सितंबर 2005 को हस्ताक्षर किए जाएंगे। करीब 1 पखवाड़े की इस अवधि में पूरे मामले को गोपनीय रखा गया। किसी से किसी तरह की कोई बातचीत नहीं की गई। इससे अभय ओसवाल के मन में ये संदेह पैदा हो गया कि शायद अवस्थी संयंत्र के अधिग्रहण के प्रति गंभीर नहीं है। वे इस अनुबंध के बहाने क्रिप्को से चल रही उनकी बातचीत को तोड़ना चाहते हैं।
अभय ओसवाल ने कहा, मुझे कुछ अग्रिम भुगतान चाहिए और जब तक मुझे अग्रिम भुगतान नहीं मिल जाता तब तक मेरी तरफ से यह अनुबंध फाइनल नहीं है। ओसवाल को अग्रिम राशि के तौर पर 50 करोड़ रुपए 5 सितंबर को दे दिए गए थे। लेकिन ओसवाल ने कहा, नहीं, ये पर्याप्त नहीं है। कल को संभव है आप अनुबंध से पीछे हट जाएं। ये 50 करोड़ गंवा कर आप क्रिप्को से होने वाले मेरे अनुबंध को तोड़ देंगे। अवस्थी ने पूछा, हम ऐसा क्या करें कि आपको हम पर विश्वास हो जाए? आप हमें अग्रिम 200 करोड़ रुपए और दीजिए। हमें और 200 करोड़ रुपए देने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन तब हम कल ही संयंत्र को अपने अधिकार में ले लेंगे और उस पर आपका कोई अधिकार नहीं रह जाएगा, ठीक है? अगर आप मुझे आज 200 करोड़ रुपए दे दें तो मैं कल आपको संयंत्र सौंप दूंगा। 17 सितंबर 2005 को शाम 4:17 पर वो शुभ घड़ी आई जब अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। चेक ओसवाल को थमा दिया गया। लोगों ने तालियां बजाई, तस्वीरें खींची गईं। अवस्थी ने कहा, आपको कल संयंत्र हस्तांतरित कर देना है। आप कल सुबह की फ्लाइट से पारादीप जाएं। हमारी टीम भी आपके साथ जाएगी। आप संयंत्र कल उन्हें सौंप दीजिए। होटल हयात में हस्ताक्षर समारोह संपन्न होने के बाद अवस्थी और ओसवाल उर्वरक विभाग के सचिव को इस अनुबंध के बारे में सूचित करने गए। वहां से ओसवाल अपने घर चले गए और अवस्थी अपने कार्यालय आ गए जहां इफ्को के वरिष्ठ अधिकारी उनका इंतजार कर रहे थे। अधिकारियों को संबोधित करते हुए अवस्थी ने कहा, हमने एक रणनीति के तहत यह संयंत्र खरीदा है। हमारे पास पूर्वी भारत में मिश्रित उर्वरक का कोई संयंत्र नहीं है। इस संयंत्र से पूर्वी और दक्षिणी भारत में कंपनी का कारोबार मजबूत होगा। लेकिन इस संयंत्र का अधिग्रहण लिए एक बड़ी चुनौती है। हमें फॉस्फोरिक एसिड के उत्पादन का अनुभव नहीं है। अभी तक हम फॉस्फोरिक एसिड का आयात करते रहे हैं। इस अधिग्रहण को सफल बनाने के लिए हमें काफी मेहनत करनी होगी। कल हमारी टीम केएल सिंह के नेतृत्व में पारादीप जाएगी और संयंत्र को अपने अधिकार में ले लेगी। कमरा तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अभूतपूर्व उपलब्धि। क्रिप्को के चेयरमैन चंद्रपाल सिंह यादव कहते हैं, सहकारिता के इतिहास में यह अधिग्रहण एक युगांतरकारी घटना थी। आपको याद होगा कि यह सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश का दौर था। उस समय एक जाने माने उद्योगपति से एक बड़े विनिर्माण संयंत्र को खरीदने में सफलता प्राप्त करना किसी किसान सहकारी समिति के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इस अधिग्रहण का पूरा श्रेय डॉक्टर अवस्थी को जाता है। अवस्थी ने संयंत्र को बिना देखे ही खरीद लिया था क्योंकि उन्हें विश्वास था कि वे उसकी काया पलट सकते हैं। अवस्थी बताते हैं, हम जानते थे कि ये दुनिया का सबसे बड़ा फॉस्फोरिक एसिड का कारखाना है। कुछ पर्यावरण से संबंधित और कुछ अन्य मुद्दे ऐसे थे जिनसे निपटने की जरूरत थी, लेकिन इन समस्याओं का समाधान करना असंभव नहीं था। अगले दिन इफ्को का एक दल केएल सिंह के नेतृत्व में पारादीप पहुंचा। वो उन दिनों कलोल संयंत्र के इकाई प्रमुख थे। इफ्को की टीम को विश्रामगृह ले जाया गया। ओसवाल के वरिष्ठ अधिकारी पहले से मौजूद थे। आपसी परिचय के बाद रात 8 बजे पूरे दल को संयंत्र स्थल ले जाया गया। ये समय इसलिए चुना गया क्योंकि इस समय दिन और रात की पाली के समस्त कर्मचारी कारखाने में मौजूद होते थे। संयंत्र से आमना सामना। संयंत्र को देखकर इफ्को की टीम को सदमा सा लगा। वो एक पुराना जीर्ण शीर्ण कारखाना था। लग रहा था मानो उस पर बमबारी की गई हो। छत पर लगी ज्यादातर एस्बेस्टस की चादरें टूट गई थीं। बूंदाबांदी हो रही थी और बारिश का पानी मशीनों पर गिर रहा था। हर जगह पानी का जमाव था। इफ्को की टीम पानी में रखी ईंटों पर चलकर बड़ी मुश्किल से मंच तक पहुंची। वहां उपस्थित लगभग सभी कर्मचारी भीग रहे थे। ओसवाल ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा, आपके हित को ध्यान में रखते हुए मैंने ये संयंत्र देश की सबसे बड़ी फर्टिलाइजर कंपनी इफ्को को बेच दिया है। कोई छटनी नहीं होगी। आप सभी को काम पर रखा जाएगा। आप सबको कोई चिंता नहीं करनी है। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि मेरा ये फैसला आपके भविष्य के लिए अच्छा साबित होगा। फिर केएल सिंह ने सभी से सहयोग की मांग करते हुए छोटा सा परिचयात्मक भाषण दिया। पारादीप संयंत्र अब पूरी तरह इफ्को के अधीन था। अगली सुबह ओसवाल नाश्ते के बाद वापस चले गए। आरपी सिंह और कुछ अन्य लोग केएल सिंह की सहायता के लिए वहीं रुके रहे। ये संयंत्र कटक पारादीप राजमार्ग पर 1500 एकड़ के विस्तृत क्षेत्रफल में फैला हुआ है। अवस्थी बताते हैं, एसआर को हमारे कारखाने के सामने जमीन दी गई थी। मैंने उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से कहा कि यह जमीन हमें दी जाए। पटनायक ने हामी भर दो। मैंने उनसे कहा था, सर, जब इस संयंत्र का जीर्णोद्धार हो जाएगा तब आप इस पर गर्व करेंगे। अवस्थी इस संयंत्र के पुनरुद्धार के लिए स्वयं मैदान में उतर गए। सभी प्रौद्योगिकी आपूर्तिकर्ताओं और विक्रेताओं से तुरंत संपर्क किया गया। अमेरिका के जैकब्स फॉस्फोरिक एसिड और डीएपी इकाइयों के लिए प्रौद्योगिकी आपूर्तिकर्ता थे।
जर्मनी के लुर्गी ने सल्फ्यूरिक एसिड तकनीक की आपूर्ति की थी। आर.पी. सिंह बताते हैं, अवस्थी ने प्रौद्योगिकी आपूर्तिकर्ताओं को मेल किया कि आप अपने इंजीनियरों को तुरंत पारादीप भेजिए। वे फोन, मेल, फैक्स सब पर एक साथ सक्रिय हो गए। वे इन माध्यमों से संयंत्र की प्रगति का लगातार जायजा लेते रहते थे। उन्होंने आईसीएस सेनेगल के पूर्व प्रबंध निदेशक कोटलारवस्की को भी संचालन कार्य से जुड़ने के लिए कहा। कोटलारवस्की को फॉस्फोरिक एसिड प्लांट चलाने का सुदीर्घ अनुभव था। प्रौद्योगिकी आपूर्तिकर्ताओं ने हाथ खींचे, लेकिन अवस्थी और उनकी टीम को झटका लगने वाला था। प्रतिदिन 2650 टन की उत्पादन क्षमता वाले दुनिया के इस सबसे बड़े संयंत्र की स्थिति बहुत खराब थी। जैकब्स की टीम ने उसे देखकर कहा कि इस संयंत्र को फिर से चला पाना संभव नहीं होगा। जब केएल सिंह ने कुछ उपाय सुझाए तो उन्होंने कहा, ये सुधार नहीं किए जा सकते। हम तो आपको भी ऐसा करने की सलाह नहीं देंगे। लुर्गी की टीम ने भी सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट पर ऐसी ही निराशाजनक रिपोर्ट दी। उन्होंने कहा कि निर्धारित क्षमता से आधी क्षमता पर भी संयंत्र को चला पाना संभव नहीं है। एक एक करके सभी तकनीकी विशेषज्ञ वापस चले गए। अवस्थी के लिए यह अत्यधिक तनाव का दौर था। कई लोग उनके फैसले पर सवाल उठाने लगे। उन्होंने कहा, आपने यह क्या खरीद लिया है? ये पूरा कबाड़ है। इस संयंत्र में कुछ भी नहीं है। ऐसे विषम दौर में अवस्थी को इफ्को में अपने शुरुआती दौर की बातें याद आने लगी। जब उन्होंने टाउनशिप के लिए गुड़गांव में जमीन खरीदी थी तब भी लोगों ने उनकी आलोचना ये कहकर की कि उन्होंने क्या सोचकर जमीन का एक बड़ा सा बेकार टुकड़ा खरीदा है। तब अवस्थी की दूरदर्शिता सही साबित हुई थी। इस बार भी वो इसी तरह के सुखद अंत को सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्प थे। उन्होंने केएल सिंह को अपने विजन पर अमल करने के लिए लगाया। संयंत्र चल सकता है, संयंत्र चलेगा। केएल सिंह बताते हैं, मुझे वो दिन याद है जब मैं डॉक्टर अवस्थी को पारादीप की स्थिति से अवगत कराने गया था। वे उन दिनों बहुत तनाव में थे। मैं शाम करीब 7 बजे उनके पास पहुंचा। बोर्ड रूम इफ्को के वरिष्ठ अधिकारियों से खचाखच भरा हुआ था। मैंने महज एक वाक्य में उन सबको सुखद खबर दी। मैंने कहा, ये कारखाना चल सकता है और यह कारखाना चलेगा। पूरा कमरा तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अवस्थी बोले, केएल सिंह, इस संयंत्र को चलाने के लिए आपको जिसकी आवश्यकता हो उसको आप वहां ले जा सकते हैं। फिर वह बाकी लोगों की ओर मुड़कर बोले, केएल सिंह जिस किसी व्यक्ति की ओर इशारा करते हैं उसे उनके साथ जाना होगा या फिर उसे इस्तीफा देना होगा। अगर वो मेरी ओर इशारा करते हैं तो मुझे भी उनके साथ जाना होगा। फिर उन्होंने केएल सिंह से पूछा कि कारखाने का पुनरुद्धार करने में कितने महीने लगेंगे। केएल सिंह ने जवाब दिया, संयंत्र को पूरी तरह बहाल करने में बड़ा समय लगेगा। हम पहले ये देखने के लिए इसे चलाएंगे कि क्या क्या समस्याएं हैं। फिर हम इस पर विचार करेंगे कि ये समस्याएं कैसे हल होंगी। केएल सिंह ने अपने दिमाग में पहले से ही एक योजना बना रखी थी। आखिर संयंत्र होता क्या है? ये कई मशीनों का सुसंगत मिश्रण है। इफ्को सारे संसाधन देने को तैयार है। यदि मैं संयंत्र को चलाने लायक नहीं बना सका तो एक नया संयंत्र खड़ा कर दूंगा। उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि फॉस्फोरिक एसिड के निर्माण क्षेत्र में काम करने का अनुभव रखने वाले लोगों की भारी कमी थी। अवस्थी ने कहा, आइए इफ्को के सेवानिवृत्त लोगों में ऐसे अनुभवी ढूंढते हैं। संस्था के सभी सेवानिवृत्त कर्मियों के डेटा रिकॉर्ड की छानबीन कर 50 लोगों की सूची बनाई गई। उनसे संपर्क किया गया। वे सभी पारादीप संयंत्र में अपना योगदान करने के लिए तैयार भी हो गए। इफ्को ने अपने चयनित कर्मचारियों के साथ साथ जैकब्स और लुर्गी के इंजीनियरों एवं कोटलारवस्की जैसे विशेषज्ञों के रहने और उनके आवागमन की अच्छी व्यवस्था की। पूरे साल के लिए उचित दरों पर संयंत्र के पास 2 होटल बुक किए गए। होटल वालों को लोगों के आवागमन के इंतजाम का भी ठेका दे दिया गया। पारादीप में अचानक 40-50 स्कॉर्पियो और टाटा सूमो सड़क पर उतर आए। के सिंह की टीम को कई अन्य समस्याओं का समाधान भी करना। उन्हें कई मोर्चों पर एक साथ काम करना था। उपकरण के डिजाइन के साथ समस्याएं थीं। पारादीप सघन वर्षा वाले क्षेत्र का हिस्सा है, इसलिए जल निकासी की समस्या थी। फॉस्फो जिप्सम जैसे प्रदूषकों के निस्तारण का भी मुद्दा था। चुनौती यह थी कि इन समस्याओं से किस तरह निपटा जाए जिससे पर्यावरण पर कोई बुरा प्रभाव न पड़े। संयंत्र कर्मियों का आक्रामक बर्ताव। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह हुई कि इफ्को द्वारा अधिग्रहण के बाद पारादीप संयंत्र के कर्मचारी अचानक आक्रामक हो गए। संयंत्र के कार्यों में कुछ लोगों द्वारा अड़ंगा डाला जाने लगा। अवस्थी बताते हैं, ये हमारे अनुमान से अलग था। पिछले प्रबंधन द्वारा उन्हें वेतन समय पर नहीं दिया जा रहा था। आधा अधूरा वेतन ही दिया जाता था। हमने पहले दिन ही बता दिया था कि उन्हें समय से और पूरा वेतन दिया जाएगा। आर.पी. सिंह कहते हैं, जो काम करना चाहते थे हमने उन कर्मियों को रख लिया।
लेकिन ओसवाल समूह के भीतर कर्मचारियों का एक ऐसा समूह था जो इस संयंत्र के इफ्को द्वारा अधिग्रहण किए जाने के खिलाफ था। हो सकता है कि उन्हें पुरानी व्यवस्था में ज्यादा फायदा मिल रहा हो। उन्होंने ही हमारे लिए मुश्किलें पैदा करने की कोशिशें की। संयंत्र की बदहाली। केएल सिंह ने जब काम शुरू किया तब वहां सब कुछ अराजक स्थिति में था। बॉयलर चल रहा था लेकिन पंजीकृत नहीं था। बिजली अधिकारियों को भुगतान नहीं किया गया था। एक नहर से पानी लिया जा रहा था, उसका भी पूरा भुगतान नहीं किया गया। परिसर में इस्तेमाल किए जा रहे वाहनों का पंजीकरण नहीं था। ऐसा लग रहा था कि संयंत्र में सर्वत्र कुछ न कुछ कोई समस्या है। जल्द ही केएल सिंह के कार्यालय में बकाया भुगतान को लेकर विभिन्न विभागों से पत्रों की बाढ़ सी आ गई। संयंत्र की मानव संसाधन और नियुक्ति संबंधित नीतियां अव्यवस्थित थीं। ऐसा लग रहा था कि जितने कर्मचारी हैं, उतने ही वेतनमान हैं। जिन्होंने पिछले प्रबंधन को खुश कर रखा था, उन्हें उचित योग्यता के बगैर बड़े पद और ज्यादा वेतन दिए गए थे। अच्छी बात यह थी कि अधिकांश कर्मचारी युवा थे। अधिकांश की उम्र 25 से 35 वर्ष के बीच थी। लेकिन समस्या ये थी कि उनमें से अधिकतर सिफारिशों के माध्यम से आए थे। उनके पास पेशेवर योग्यता नहीं थी। जलमग्न कारखाना। जब बारिश का मौसम आया तो पूरे संयंत्र में पानी भर गया क्योंकि उसमें जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं थी। बिजली के उपकरण, जिन पर पानी की एक बूंद भी नहीं गिरनी चाहिए थी, पानी में पूरी तरह डूब गए थे। ट्रांसफार्मर तक पानी में डूब गया था। केएल सिंह ने एमसीसी को डूबने से बचाने के लिए यथासंभव उसे ऊंचा उठाने का प्रयास किया। उन्होंने हर ट्रांसफार्मर के लिए कई मीटर ऊंचे मचान भी बनवाए। एक दिन लगभग 30 मीटर की ऊंचाई का ट्रांसफार्मर रखने का एक मचान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उस वक्त उस मचान पर एक व्यक्ति खड़ा था जो दुर्घटना के दौरान नीचे गिर पड़ा। गनीमत रही कि वो बच गया क्योंकि फर्श आरसीसी नहीं था बल्कि कच्चा ही था। केएल सिंह ने पाया कि संयंत्र में प्राथमिक उपचार की कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे उन्हें घोर निराशा हुई। वे बताते हैं, मैंने तुरंत एक डॉक्टर और 2-3 नर्सों को नियुक्त किया। एक एम्बुलेंस मंगाई और एक अस्थायी अस्पताल स्थापित किया। हर दिन वहां नई समस्याएं सामने आती रहीं। ये फॉस्फोरिक एसिड संयंत्र दुनिया में सबसे बड़ा था, लेकिन संयंत्र से उत्पादन इसकी मूल क्षमता का आधा ही हो पाता था। इसके किसी न किसी टैंक से रिसाव होने लगता था और बहुत सारा एसिड नाली में बह जाता था। सल्फ्यूरिक एसिड संयंत्र में एक टैंक था जहां से पाइपलाइन के जरिए एसिड को दूसरी जगह ले जाया जाता था। वो पाइपलाइन लगभग 1.5-2 किलोमीटर लंबी थी। उसमें हर समय लगभग 400 टन एसिड रहती थी। यदि पाइपलाइन में कहीं रिसाव हो जाए तो सबसे पहले वो 400 टन एसिड बाहर निकालनी पड़ती। उसके बाद ही पाइपलाइन की मरम्मत हो सकती थी। के सिंह याद करते हैं, वो एसिड हमारी आंखों के सामने नाले में बह जाती थी। फिर हम पाइपलाइन ठीक करते संयंत्र में हम लोग गमबूट, रबड़ के जूते पहनकर जाते थे। कई बार ऐसा होता था कि गमबूट कीचड़ में फंसे रह जाते थे। स्थिति सामान्य होने में देरी। सभी समस्याओं का पता लगाने में महीने लग गए। समस्याओं को अस्थायी रूप से ठीक करने और कम क्षमता पर उत्पादन शुरू करने में 3 और महीने लगे। फिर धीरे धीरे उपकरणों की मरम्मत और उनके प्रतिस्थापन के माध्यम से संयंत्र को ठीक करना जारी रहा। इस तरह इफ्को की टीम ने संयंत्र को अधिकाधिक उत्पादन करने के लायक बनाने का प्रयास जारी रखा। 3 साल में ये संयंत्र 60-70% उत्पादन क्षमता पर काम करने लगा। कुछ कर्मचारियों ने अपनी हठधर्मिता अभी तक नहीं छोड़ी थी। केएल सिंह ने अनुभव और योग्यता के आधार पर ग्रेड बनाकर उनकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश की और उनके वेतन 2 गुने कर दिए। लेकिन वे संतुष्ट नहीं हुए। वे और अधिक चाहते थे। ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या बहुत ज्यादा थी। वे चाहते थे कि उनकी नौकरी पक्की हो जाए। उनके द्वारा गड़बड़ी पैदा करने की आशंका थी। वे केएल सिंह के मुंह पर उन्हें अशोभनीय बातें कहते थे। उन्होंने कई बार केएल सिंह के घर की बिजली काट दी, लेकिन सिंह चुपचाप सब कुछ सहते रहे। स्थायी समाधान। केएल सिंह बताते हैं, जब हमने संयंत्र संचालन के 3रे वर्ष में प्रवेश किया तो मुझे लगा कि अब इस समस्या का समाधान करने का समय आ गया है। अगर मैं इसे हल किए बिना छोड़ देता तो लोग सोचते कि प्रबंधन कमजोर है। मैंने इस मसले को इस तरह हल करने का फैसला किया कि मेरे बाद जो भी आए उसे कोई परेशानी न हो। मनवांछित मौका जल्द ही मिल गया। एक सुबह जब वह काम पर जाने की तैयारी कर रहे थे तो उन्हें खबर मिली कि कर्मचारी उसी दिन उन पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। उनके एक विश्वस्त उन्हें प्लांट में नहीं जाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने सोचा, अगर मैं नहीं जाऊंगा तब तो संयंत्र में कुछ भी हो सकता है। मैं इस जहाज का कप्तान हूं। मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूं? ये संयंत्र मेरे बिना पतवार रहित नौक के समान हो जाएगा। उन्होंने पुलिस को सूचना दी और अपने कार्यालय चले गए। सुबह 10:30 बजे करीब 2000 लोगों की भीड़ जमा हो गई।
रास्ते में उपद्रवी तत्व लोगों को पीटते हुए नियंत्रण कक्ष कंट्रोल रूम की ओर बढ़ने लगे। थोड़ी देर में सिंह को खबर मिली कि पूरा संयंत्र बिना किसी इंजीनियर और ऑपरेटर के चल रहा है। यह एक भयानक स्थिति थी। बड़ा हादसा हो सकता था, बड़ा विस्फोट हो सकता था। ऐसी घड़ी में एक औसत बुद्धि के आदमी ने अपना आपा खो दिया होता, लेकिन केएल सिंह ने अपना मानसिक संतुलन कायम रखा। वे कहते हैं, मैंने अपने मोबाइल फोन से एक मेंटेनेंस इंजीनियर को फोन किया और उससे टर्बो जनरेटर का स्विच ऑफ करने को कहा। इससे पूरे संयंत्र में बिजली की आपूर्ति बंद हो जाती और पूरा संयंत्र ठप हो जाता। अपने अधीनस्थ से कुशलता की खबर का इंतजार करते हुए उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। वे कुछ भयानक क्षण थे। खुशकिस्मती से मेंटेनेंस इंजीनियर ने उन्हें फोन किया कि उसने निर्देश के अनुसार काम कर दिया है। केएल सिंह कहते हैं, इस खबर से मैंने जो राहत महसूस की उसका वर्णन नहीं कर सकता। संयंत्र सुरक्षित हो चुका था। अब मुझे ये तय करना था कि अपने कार्यालय की ओर बढ़ती भीड़ को कैसे संभालूं। ये कुछ स्थायी कर्मचारियों, ठेका कर्मियों तथा कुछ स्थानीय किंतु अपराधी मानसिकता के लोगों का एक मिश्रित समूह था, जिनका सोचना था कि अगर संयंत्र बंद हो गया तो वे लूट मचा सकते हैं। सिंह बताते हैं, अतीत में ऐसे मामले सामने आए थे जब कारखाना प्रमुखों पर बेरहमी से हमला किया गया था। उग्रवादियों ने एक कारखाना प्रमुख के हाथ काट डाले थे। एक अन्य घटना में उन्होंने एक अधिकारी के कान काट डाले थे। उस दिन वे मेरे साथ कुछ ऐसा ही करने आ रहे थे। वे क्षण अत्यंत तनावपूर्ण थे। केएल सिंह याद करते हैं, मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने मृत्यु को तरफ आते देखा। मैंने सोचा इससे पहले कि वे मुझ पर आक्रमण करें, मुझे उन पर आक्रमण करना चाहिए। मैंने सुरक्षा गार्डों को कहा कि फायरिंग शुरू करो। उन लोगों ने हवा में फायर किया लेकिन उसका भीड़ पर कोई असर नहीं हुआ। वे और उत्तेजित होकर आगे बढ़ने लगे। तब सुरक्षा गार्डों ने बंदूकें सीधी की और भीड़ को निशाना बनाकर फायर किया। एकदम से भगदड़ मच गई। अपनी जान बचाने के लिए वहां अफरा तफरी मच गई। आधे घंटे से भी कम समय में भीड़ पूरी तरह छट गई। गनीमत ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। कुछ लोगों को मामूली चोटें आईं। केएल सिंह बताते हैं, हमारा उद्देश्य भीड़ को तितर बितर करना और यह संदेश देना था कि अगर हमें मजबूर किया गया तो हम कठोर उपाय कर सकते हैं। संदेश घर घर पहुंच गया। मैंने उन्हें ऐसा सबक सिखाया कि वे फिर कभी ऐसा कुछ करने की हिम्मत नहीं करेंगे। उस दिन के बाद से एक भी गड़बड़ी नहीं हुई है। तब से संयंत्र बिल्कुल शांतिपूर्ण रहा है। उन्होंने अपनी योजना के बारे में स्थानीय प्रशासन को समय पर जानकारी देने का पूरा ध्यान रखा था। एक छोटा पुलिस बल घटनास्थल पर मौजूद था और उसने सब कुछ प्रत्यक्ष देखा था। चूंकि संयंत्र के सुरक्षा दल द्वारा कठोर सुरक्षा उपाय अपनाने की स्पष्ट और उचित वजह थी, अधिकारियों ने उनके कार्यों का समर्थन किया। जब यूनियन के नेताओं के साथ बातचीत की प्रक्रिया पुनः शुरू हुई तब केएल सिंह ने शर्त रखी कि पहले माफी मांगनी होगी, उसके बाद ही उनके मध्य बातचीत हो सकती है। तब तक मजदूरों को एहसास हो गया था कि प्रबंधन उनसे सीधे टक्कर लेने को तैयार है। मजदूर नेताओं ने माफी मांगी और स्वीकार किया कि उन्होंने जो रास्ता अपनाया था वो गलत था। सिंह कहते हैं, मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि हम उनके खिलाफ कोई दुर्भावना नहीं रखेंगे और संयंत्र में सभी के हित में काम करेंगे। अगले दिन से सब कुछ सामान्य और शांतिपूर्ण हो गया। इसके तुरंत बाद अवस्थी ने केएल सिंह को दिल्ली वापस बुला लिया। अवस्थी ने उनसे कहा, आप अपने उत्तराधिकारी का नाम सुझाएं। अब हमें प्रधान कार्यालय में आपकी आवश्यकता है। अवस्थी ने इफ्को में तकनीकी निदेशक का पद सृजित किया और सिंह को इस पद पर नियुक्त किया। ये 2008 की बात है। तब से पारादीप संयंत्र में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। देश में इफ्को के कुल 5 संयंत्र हैं। पारादीप संयंत्र 100% से अधिक उत्पादन क्षमता पर चलता है और अकेले ही अन्य 4 संयंत्रों के संयुक्त लाभ से ज्यादा मुनाफा कमाता है। क्योंकि इस संयंत्र में विभिन्न उत्पादनों के जितने अवसर हैं उतने और किसी संयंत्र में नहीं है। आप रॉक फॉस्फेट लेकर फॉस्फोरिक एसिड बना सकते हैं, सल्फर लेकर सल्फ्यूरिक एसिड बना सकते हैं। आप डीएपी बना सकते हैं, एनपीके बना सकते हैं। बंदरगाह यहां से बमुश्किल 1 किलोमीटर दूर है। कन्वेयर की एक लंबी श्रृंखला है जो बंदरगाह से संयंत्र तक सामग्री लाती है। अवस्थी कहते हैं, ये संयंत्र देश में ऐसी जगह स्थित है जहां से हम पूरे पूर्वी और दक्षिणी भारत में उर्वरकों की आपूर्ति करते हैं। इफ्को द्वारा पारादीप संयंत्र का अधिग्रहण और उसका पुनरुद्धार अवस्थी का एक और मास्टर स्ट्रोक है। अवस्थी के पास दूरदर्शिता और दृढ़ निश्चय क्षमता है, जिसके बल पर उन्होंने अंदर से खोखले इसको बेशकीमती बना दिया। यह अध्याय यही समाप्त हुआ। प्रिय साथियों, जीवन एक अटूट अभियांत्रिकी है जो हमें हर समय आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है।
इस पटरी पर चलते हुए हम कभी कभी आगे बढ़ने के लिए नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि जब हम अपने अंदर छुपे अद्भुत प्रभावशाली क्षमताओं को पहचानते हैं और खुद को साबित करते हैं, तो हम पूरी दुनिया को ये सिद्ध करा देते हैं कि हम किसी भी मार्ग से हार नहीं मानेंगे। अवस्थी जी ने एक बार फिर से खुद को साबित किया है। उन्होंने दिखाया है कि जीवन के बाधाओं और परिवर्तनों के बीच भी आप अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रह सकते हैं। हमें ये याद दिलाया है कि हमारी ताकत हमारी मनोवैज्ञानिक सीमाओं से परे है, और जब हम उसे गहराई से समझते हैं, तो हमारी सीमाओं के पार कुछ आश्चर्यजनक उपलब्धियां हो सकती हैं। इस प्रेरणादायक क्षण में हम सभी को अपने अद्वितीय क्षमताओं को जागृत करने का संकल्प लेना चाहिए। हमें खुद को शानदार बनाने के लिए जीवन में उच्चतम मानकों की ओर प्रवृत्त होना चाहिए। हमें अपनी भूमिका को आदर्श मानकों के साथ मेल करना चाहिए और नए उच्चाधिकारों की ओर प्रगति करना चाहिए। इन्हीं प्रेरक शब्दों के साथ लेते हैं आपसे विदा और मिलते हैं अगले एपिसोड में लेकर एक नया अध्याय। धन्यवाद।